नमस्कार साथियों, मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बैरट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम मोलस्कन सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकंड पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स का टॉपिक है। इसमें अपन बात करेंगे मोलस्कन सेल क्या होता है, सेल ऑफ पाइला, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ पाइला, सेल ऑफ यूनियो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ यूनियो, और अंत में अपन बात करेंगे पर्ल फॉर्मेशन के। इन 6 टॉपिकों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मोलस्कन सेल के बारे में। मोलस्का के जंतुओं के शरीर अत्यंत ही कोमल होते हैं, इसीलिए ये जंतु क्या होते हैं, दूसरे जंतुओं के लिए एक सुस्वादु और अच्छा भोजन बनते हैं। प्रकृति में इससे इनको बचाने के लिए इनके शरीर पर एक सुरक्षात्मक आवरण दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का कवच के रूप में। सामान्यतः कवच बाह्य कंकाल के रूप में होता है, परंतु कुछ प्राणियों में यह अंतः कंकाल के रूप में भी होता है। बाह्य कंकाल जो कवच होता है वो एक कपाटी हो सकता है, द्विकपाटी हो सकता है, या प्लेटवत भी हो सकता है। कुछ मोलस्कों के जंतुओं में यह कवच अविकसित या अनुपस्थित भी हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बने ये कवच इनके शरीर पर स्थित मेटल या पेलियम नामक आवरण की बाहरी कोशिका स्रावित करती है। जो इन पे कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है वो क्या है, पेलियम कोशिकाओं द्वारा स्रावित, पेलियम नामक आवरण की बाहरी कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। मोलस्का में कवच विभिन्न प्रकार के एवं परिणाम के मिलते हैं, किंतु इनकी सूक्ष्म संरचना संघ के सदस्यों में एक समान होती है। अब बात करते हैं अपन सेल ऑफ पाइला। तो पाइला क्या हो, अंतःकंकाल विहीन पाइला का शरीर कोमल होता है और ये बाह्य कंकाल का बना होता है, जो क्या बाह्य कंकाल स्रावित करता है या बाह्य कंकाल का बना होता है। कवच की आकृति गोलाभ होने के कारण इसे एप्पल स्नेल भी कहा जाता है। कवच की आकृति क्या होती है, गोलाभ होती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल। मोटा कवच पीला, भूरा तथा काला रंग लिए हो सकता है। यह एक ही कोष्ठ का बना होता है, अतः इसे एक कोष्ठ की कह सकते हैं, किंतु बाहर से इसमें कहीं कुंडलन दिखाई देते हैं। एक लंबे केंद्रीय व अक्षीय कक्ष क्लोमेलुला के चारों ओर कुंडलित व्रत पाए जाते हैं, जिनके स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न स्तरों से ये शंकु शिखरवत दिखाई देता है, इसीलिए इसे शंकु सर्पिल, कोनोसर्पिल कवच कहते हैं। पाइला ग्लोबोसा में व्रतों की संख्या 6 के लगभग मानी जाती है। व्रतों की संख्या 6 के लगभग मानी जाती है। शिखर स्थित व्रत सबसे छोटा, जो ये ऊपर वाला है, ये सबसे छोटा होता है। एक सेकंड, वापस से अपन बैक करते हैं। ये शिखर स्थित, हाँ, तो सबसे छोटा होता है, जो प्रोटोकॉन्च या प्रथम कवच माना जाता है। इस प्रथम व्रत के पश्चात शेष व्रत आकार में उत्तरोत्तर बड़े होते हैं तथा अंतिम व्रत सर्वाधिक बड़ा होकर देवव्रत कहलाता है। देवव्रत से पहले का व्रत जो कुछ बड़ा किंतु देवव्रत से छोटा होता है, उपांत्य व्रत कहलाता है। इसके अलावा बात करें अपन तो अधिकांश प्राणी शरीर इन्हीं 2 व्रतों में समाया होता है, पहले और दूसरे में। कवच में भीतर की ओर व्रतों में पट नहीं होते, किंतु व्रतों की रेखाएं बाहर से स्पष्ट होती है, वह C1 कहलाती है। ये जो लाइनें हैं ये क्या कहलाती है, C1 कहलाती है।
ठीक है। कवचीय मुख द्वारा देहव्रत बाहर खुलती है। इसके चिकने किनारे को परिमुख, पेरिस्टोम क्या कहते हैं, परिमुख। और ये जो लाइनें थी इनको C1 ये यहां आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कवच मुख का बाहरी तट, बाह्य ओष्ठ, आउटर लिप क्या कहलाता है, ये आउटर लिप। तथा क्लोमेरुला के पास स्थित एक क्लोमेरुलर या अंतःओष्ठ इनर लिप कहा जाता है। इसके अंदर वाला सिरा क्या कहलाता है, आउटर लिप के अंदर वाला सिरा कहलाता है इनर लिप, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है। पायला के कवच में अक्षीय खोखली एटी हुई संरचना क्लोमेरुला एक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, जिसे नाभि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नाभि, ये वाला सिरा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो पायला के कवच में 3 स्तर स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला परिकवच, पेरिओस्ट्रियम, जो आपको दिखा रखा है, इसमें 1 2 3 करके 1 2 3 4 मेन रूप से 3 स्तर होते हैं, ठीक है। दूसरा ओस्ट्रियम और तीसरा होता है हाइपोस्ट्रियम। इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, मेटल और नेक्रियस लेयर। सबसे बाहरी स्तर कॉन्चोलिन कहलाता है, जो कैल्सीभूत काइटिन के समान पदार्थ होता है। यह स्तर परिकवच कहलाता है, वह सबसे पतला तथा पीले भूरे रंग का होता है। मध्य स्तर को ओस्ट्रियम या प्रिज्मेटिक स्तर कहते हैं। यह सबसे मोटी परत होती है, जो आपको डायग्राम में भी दिख रही है, ठीक है। इसमें कैल्सीभूत प्लेटों की जमावट कवच मुख के किनारों के 90 अंश पर होती है। सबसे भीतरी स्तर हाइपोस्ट्रियम या नेक्रियस लेयर, जो आपको दिखा है, जिसमें कैल्सीभूत प्लेट्स कवचीय मुख के किनारों में व्यवस्थित होती हैं। मध्य अंतस्तर की कैल्सीभूत प्लेटों की जमावट भिन्न होना एक विशेषता मानी जाती है। मेटल जो प्लेट होती है चौथे नंबर, ये इसी का भाग है, नेक्रियस का। इस तरीके से अपन इसकी सेल की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी करते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, सेल ऑफ यूनियो। इसको सीपी भी कहते हैं अपन सामान्य भाषा में। यूनियो का कोमल शरीर कवच के अंदर बंद रहता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तथा बाह्य कंकाल निर्मित करता है। कवच 2 समान पार्श्व भागों का बना होता है, जो कपाट वॉल्व्स कहलाते हैं, यानी कि बाई वॉल्व होता है। तथा प्राणी के शरीर को दाहिने व बाईं ओर से पूर्णतः ढकते हैं। इस प्रकार का कवच क्या कहलाता है, बाइवोल्वीय कवच या कपाट। यह समकपाटीय होता है। पार्श्व से कवच अंडाकार दिखाई देता है। इसमें निम्नलिखित संरचनाएं होती है। पहला हिंज स्नायु या लिगामेंट बोलते हैं जिसको। दूसरा प्रकूट या अंबो। तीसरा वृद्धि रेखाएं, लाइन ऑफ ग्रोथ। चौथा हिंज टीथ और पांचवा पेशी चिन्ह। कवच के दोनों कपाट ऊपर की ओर हिंज रेखा या हिंज लाइन पर हिंज लिगामेंट द्वारा जुड़े रहते हैं। और आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, 3 चीजें तो मेंशन कर रखी है मैंने। एक
अम्बो, एक हिंज लिगामेंट और लाइन ऑफ ग्रोथ। ये जो है ये क्या है, लाइन ऑफ ग्रोथ, और इनके बीच की है हिंज लिगामेंट और ऊपर वाला सिरा। दोनों कपाट आकृति तथा परिमाप में समान होते हैं तथा आधार भाग में एक दरारवत खुल सकते हैं। दोनों कपाटों के अग्रभाग में सबसे उभरा हुआ भाग अम्बो कहलाता है। इसके बारे में अपन ने बात कर ली। अम्बो फूला हुआ सफेद रंग का सबसे पुराना क्षेत्र होता है। वह प्रत्येक कपाट के पृष्ठ अग्र में स्थित होता है। इसके चारों ओर संकेंद्रीय रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। वस्तुतः इनको क्या कहते हैं अपन, लाइन ऑफ ग्रोथ। ये रेखाएं कवच को उत्तरोत्तर वृद्धि, ये जो रेखाएं होती हैं ये क्या है कि कवच के उत्तरोत्तर वृद्धि का द्योतक या प्रतीक होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रत्येक कपाट के भीतर भीतरी सतह पर पृष्ठीय तट में अनेक छोटे व बड़े प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हिंज दंत या हिंज टीथ अपन कहते हैं। इन दंतवत प्रवर्धों से दोनों कपाटों को अपने निश्चित स्थानों पर जोड़े रखने में सहायता मिलती है। भीतर से दोनों कवच कपाट पेशियों की सहायता से भी शरीर से जुड़े रहते हैं। इसीलिए दोनों कपाटों की भीतरी सतह पर अग्र एवं पश्च दोनों सिरों के निकट इन पेशियों के संकलन चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सूक्ष्मदर्शी में यूनियों के कवच की काट का अपन अध्ययन करने पर तीन स्तर बाहर से भीतर की ओर स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला पेरिओस्टियम, फिर ऑस्ट्रियम, जिसको अपन पहले बात करते हैं और कर चुके हैं, तीसरा है नेक्रे। तो बाहरी पेरिओस्टियम रक्षात्मक भूरे रंग की परत होती है, जो कोल्चियोनिन नामक काइटिन के समान कार्बनिक पदार्थ से निर्मित होती है। अम्बो जैसे उभरे स्थान पर अपर्दन के कारण ये घिस कर उतर जाती है। मध्य स्तर को प्रिज्मेटिक लेयर कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टलों के कोल्चियोनिन द्वारा पृथक किए गए स्तंभों से बना होता है। ये स्तंभ सदा कवच सतह से लंबवत व्यवस्थित रहते हैं। सबसे भीतरी स्तर नेक्रे को मुक्ता स्तर या मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। ये वाला जो स्तर है ये क्या कहलाता है, मदर ऑफ पर्ल। ये प्रिज्मेटिक लेयर और ये पेरिओस्टियम है, जो आपको, और इसका दो मेजर डिवाइड कर सकते हैं अपन, सेल और मेटल। ठीक है, इस तरीके से अपन ने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में अपन ने बात करी। अब अंत में अपन बात करते हैं पर्ल फॉर्मेशन। कवच या प्रवार के मध्य किसी बाहरी बॉडी की उपस्थिति से उत्पन्न उत्तेजना के फलस्वरूप प्रवाल उपकला द्वारा बाह्य बॉडी के चारों ओर प्राकृतिक स्त्राव से निर्मित संरचना ही क्या कहलाती है, मोती कहलाती है या पर्ल कहलाती है। अभी कैसे बनता है तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। मुक्ता निर्माण मात्र द्विकपाटीय मोलस्का जंतुओं में ही या उनके द्वारा ही होता है। जब कोई रेत का कण, अंडा अथवा परजीवी कवच या प्रवार के बीच में आ जाता है तो प्राणी अपने शरीर पर होने वाली उत्तेजनाओं से बचने के लिए नेक्रे वाली जो लेयर होती है कि नेक्रे की सकेंद्रीय
परतें स्त्रावित करता है। नेक्रे की लेयर पर सकेंद्रीय परतें स्त्रावित करता है जो मोती के रूप में जानी जाती है। ये वाली स्ट्रक्चर देखो, अपन 3 लेयर की इसके इंटरलॉक स्ट्रक्चर में बात कर चुके हैं। पहली वाली पेरियोस्टियम, फिर प्रिज्मेटिक लेयर और तीसरी नेक्रे। नेक्रे वाली के अंदर लेयर का निर्माण, इस नेक्रे वाली लेयर से ही मोती का निर्माण होता है। पर्ल एस्टर से व्यापारिक स्तर पर पर्ल यानी मोती का उत्पादन किया जाता है और यही क्या कहलाता है, ये विधि क्या कहलाती है, पर्ल फॉर्मेशन या मुक्ता संवर्धन। इस तरीके से अपन ने पर्ल फॉर्मेशन के बारे में चर्चा की। आशा करते हैं आज आपने जो 6 टॉपिक पढ़े हैं वो समझ आए होंगे। धन्यवाद।